अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे और उसमें आज हम ये सीखेंगे कि चार्ज की कितनी टाइप्स हैं और ये हमें कैसे पता चला कि चार्ज की दो टाइप्स हैं और इसका लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आ सकता है ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर चार्ज को प्रोड्यूस करना है तो उसका प्रिंसिपल क्या है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। फिर जब हम ये एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर देंगे कि चार्ज की दो टाइप्स हैं, फिर हम उस सारे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन लिखेंगे कि इस सारे एक्सपेरिमेंट के बाद आपने क्या सीखा है, ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी, वो हम उसको लिस्ट करेंगे। वो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आ जाएगा। इसका मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भी हम लिखेंगे, उसको याद करेंगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बाद एक क्रिटिकल क्वेश्चन होगा जो आपको जानना होगा और यही चीज़ है कि टेंथ की फिजिक्स जो होती है वो थोड़ा टेक्निकल होते हैं क्वेश्चन भी उसमें, और स्टूडेंट को अक्सर वो कम ही याद होता है एज कम्पेयर टू द नाइन्थ। उसमें की रीज़न बताता हूँ मैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, इसमें चार्जेस के बारे में पढ़ना है। बच्चे, आपने अपनी लाइफ में चार्ज को कभी देखा ही नहीं है और मैं ये कहूँगा कि शायद आप यूनिवर्सिटी तक चार्ज को देखेंगे भी नहीं, आपको दिखाया भी नहीं जाएगा। हाइपोथेटिकल चीज़ है क्योंकि ये इतनी ही छोटी चीज़ है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए और वो इतना कॉस्टली डिवाइस है कि पाकिस्तान में पता नहीं एक डिवाइस है या दो है, ये 3 है, इतना वो कॉस्टली डिवाइस है। तो उस डिवाइस को ऑपरेट करना आपके काम नहीं है और इसलिए उसको ख़ास एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ को फिर हम जो चार्जेज़ है इसको हम समझा सकते हैं इसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं उससे, या हाइपोथेटिकल हम वो चीज़ें बता के सिखा सकते हैं चार्जेज़ की। तो जिसको आज हम सीखेंगे यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और उसका सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि इस आज के लेक्चर का जो सारा क्वेश्चन है वो आ कैसे सकता है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ही आएगा। तो मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया है, हाउ यू कैन प्रूव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज। आपको कैसे पता चलेगा कि टाइप्स ऑफ चार्जेस दो तरह की हैं? विद सिंपल एक्सपेरिमेंट, आपको एक्सपेरिमेंट भी बताना पड़ेगा। इस सारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमें एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा। तो सबसे पहले मैंने जैसे कहा है कि आपको प्रिंसिपल का पता होना चाहिए कि मेन प्रिंसिपल क्या है कि जिससे चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है। एक न्यूट्रल बॉडी को दूसरी न्यूट्रल बॉडी के साथ कोलाइड करें या मतलब रब करें तो उस पे चार्ज आ सकता है। और ये चीज़ें आपने अपनी लाइफ में पहले भी सीखी हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जैसे आप कॉम्ब है उसको मूव करते हैं हेयर में ऐसे-ऐसे करके और फिर पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। ये न्यूट्रल बॉडी दूसरी न्यूट्रल बॉडी को क्या कर सकती है? अट्रैक्ट कर सकती है या रिपेल कर सकती है, मतलब चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है। कैसे? बाय रबिंग द मटेरियल। तो इसी चीज़ को आपने याद रखना है। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग आवर न्यूट्रल बॉडी विद द अनदर न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी को सुन के आपने परेशान नहीं होना। आपको केमिस्ट्री में हमेशा यही पढ़ाया गया कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब उसमें जितने प्रोटॉन हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं जो बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है। तो दोनों चार्जेस क्या हैं? सेम है और उनके जो साइन है वो अपोजिट है, तो इसलिए ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो एक ये सारी बॉडी है, ये भी तो एटम से मिलकर बनी है, इसमें भी सारे एटम के बारे में आपका यही ख्याल होगा, तो इसका मतलब है ये न्यूट्रल बॉडी है, इसी तरह ये भी। तो इसलिए क्या फिर लिखा हुआ है आपने याद रखना है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग अ न्यूट्रल बॉडी विद अनदर न्यूट्रल बॉडी। अब इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव करना है कि चार्ज की दो टाइप्स हैं। इसमें आपने दो प्लास्टिक रॉड लेने हैं। लेट्स सपोज मैंने दो मार्कर ले लिए हैं, आप इसको ये कंसीडर कर लें कि ये दो प्लास्टिक रॉड है और सादर हैं भी दोनों सिमिलर मार्कर, ऐसे है ना। तो इसलिए मैंने ये आपको कहा है। इन दो प्लास्टिक रॉड को हम जो कैट फर है, बिल्ली की जो खाल है उसके साथ रब करते हैं तो फिर क्या होगा? लेट्स सपोज मैंने ये दो प्लास्टिक रॉड ले लिए और फर्ज कर लेते हैं
कि ये कैट फर है और इसके साथ मैं इसको दोनों को ऐसे रगड़ता हूँ यूं। जब ये रब करूंगा इनको तो फिर क्या करता हूं मैं, इन दोनों को रॉड्स को हैंग कर देता हूं। ये एक स्टैंड है और इसके साथ एक ये रॉड में हैंग कर देता हूं। ये वाला रॉड लेट्स सपोज ये यहाँ पे है और दूसरा रॉड जो है वो यहाँ पे हैंग कर देता हूँ और ये सेकंड रॉड है। ये दोनों प्लास्टिक के रॉड है जैसे मैंने ये कहा ये, और ये थ्रेड है सिल्क क्लॉथ का थ्रेड, सिल्क थ्रेड है। इसके साथ मैंने इसको हैंग कर दिया। अब ये दोनों रॉड ऐसे हैंग किए हुए हैं। कब? जब मैंने इनको रब कर दिया था कैट फर के साथ आपने इसको रब किया और दोनों को हैंग कर दिया। हैंग करने के बाद हमने इसकी ऑब्जर्वेशन देखनी क्या हुआ। अगर दोनों को रब करने के बाद जो स्टार्ट में मैंने प्रिंसिपल बताया है कि सिमिल इस पे चार्ज आ जाएगा तो साफ ज़रा दोनों पे सेम टाइप का चार्ज आएगा। तो जब ऑब्जर्वेशन में देखा गया ये दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है, ये फोर्स इस तरफ है, इधर ये इस तरफ है, तो ये फोर्स अपोजिट है, इसलिए मैंने नेगेटिव का साइन लगाया। तो यहाँ से ये पता चला रिपल्जन की फोर्स है कि दोनों चार्ज पे क्या है, रिजल्ट क्या लिखेंगे, दोनों चार्ज पे सेम, दोनों प्लास्टिक रॉड पे सेम चार्ज आ जाता है आफ्टर रबिंग विद द कैट फर। तो नेक्स्ट हम इसी चीज को मैंने लिख दिया, टेक टू प्लास्टिक रॉड एंड रब दीज इन रॉड्स को विद कैट फर एंड सस्पेंड हॉरिजॉन्टली, जैसे कि मैंने फिगर में आपको दिखाया है। ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी, अब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि दोनों रॉड जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। वी विल ऑब्जर्व बोथ रॉड्स विल रिपेल ईच अदर, इट मींस बोथ रॉड हैव सिमिलर चार्ज। यस, यही मतलब है इसका, क्योंकि दोनों ही प्लास्टिक रॉड थे, उसको हमने रब किया। फिर यहाँ पे इसको रोक लेना है। नेक्स्ट एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक सेकंड एक्सपेरिमेंट में ये किया है कि एक ग्लास रॉड को लिया, लेट्स सपोज मैं ग्लास रॉड कोई और ले लेता हूँ, इसको ग्लास रॉड मान लेते हैं एंड रब इट विद द सिल्क क्लॉथ, सिल्क कपड़ा, लेट्स सपोज ये सिल्क क्लॉथ है, इसके साथ मैं रब करता हूँ। नेक्स्ट, अब इससे और इसको मैंने क्या कर देना, हॉरिजॉन्टली सस्पेंड कर देना। लेट्स सपोज मैंने ये एक सेट स्टैंड लिया और अब जो रॉड लिया है उसको थ्रेड के साथ मैंने हैंग कर दिया है, और ये प्लास्टिक रॉड नहीं है, ग्लास रॉड है ये वाला, ये यहाँ पे हैंग करूंगा। लेकिन कब हैंग करना है, आफ्टर रबिंग विद द सिल्क क्लॉथ। ये मैंने ऐसे किया तो सामने इस पे चार्ज आ जाता है। लेट्स सपोज इस पे चार्ज मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन हम कैसे इस पे चार्ज फाइंड करेंगे, जरा गौर कीजिएगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो पहले जो ग्लास रॉड थे, ये दो प्लास्टिक रॉड थे ये वाले, इसमें से उन दोनों में से जो पहले मैंने फिगर में बताया है सेम चार्ज आ गया था, रिपेल कर रहे थे, इसमें ने एक चार्ज ले लिया, सॉरी एक प्लास्टिक रॉड ले लिया, ग्लास रॉड ये है, इसको आगे मैं इसके साथ हैंग करता हूँ। लेट्स सपोज ये हैंग कर दिया और ये कौन है, प्लास्टिक रॉड है, इसको ऊपर लिख दें प्लास्टिक रॉड। इसमें सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपने सीखने होते हैं। और ये कौन है, ग्लास रॉड। दोनों क्लॉथ के, सिल्क क्लॉथ के स्ट्रिंग जो है उसके साथ हैंग किए गए हैं, सस्पेंड किए हैं ग्लास रॉड। अब इस पे जब लास्ट टाइम एक्सपेरिमेंट 1 हुआ, इस पे नेगेटिव चार्ज था, ग्लास रॉड पे मुझे पता नहीं कौन सा चार्ज है। रबिंग के बाद जब मैं इसे हैंग करता हूं तो फिर ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी, ऑब्जर्वेशन ये है कि ये दोनों ग्लास, ये प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसे, और इसमें अट्रैक्शन की फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और बच्चे ये चीजें बहुत जरूरी है, आगे जाके एक लॉज बनने हैं जिससे आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन के बारे में सीखेंगे। तो अब ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज है,
लेट्स सपोज इस पे पॉजिटिव चार्ज था। अब हमें ये पता चला कि जब इसको सिल्क ग्लास रॉड को सिल्क कपड़े के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं, तो इधर से इलेक्ट्रॉन कपड़े में ट्रांसफर हो जाते हैं, क्लॉथ में। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? प्रोटॉन मीन पॉजिटिव चार्ज, ये ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन जब मैंने दोनों चार्जेस दोनों प्लास्टिक रॉड थे मेरे पास ये वाले, जब इसको मैंने कैटफर के साथ किया था रब, तो ये यहाँ पे हैंग किए तो रिपेल कर रहे थे। इसका मतलब है कैटफर से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए हैं, किस में? प्लास्टिक रॉड में। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, इसलिए उन पे नेगेटिव चार्ज। जब एक प्लास्टिक रॉड को एक ग्लास रॉड के साथ मैंने हैंग किया है, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि दोनों में अट्रैक्शन है। इसका मतलब है यहाँ पे कुछ चार्ज की दो टाइप ही नजर आ रही हैं। पहले एक जैसे चार्ज थे और अब क्या है? अपोजिट चार्ज है, क्योंकि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। और पहले वाला सिनेरियो ये भी तो हो सकता है कि सर जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, वो प्लास्टिक रॉड से उधर ट्रांसफर हो जाए। यस, तो फिर दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, फिर भी तो रिपल्शन ही होगी। तो फिर जब एक कोई तो सिनेरियो ऐसा होगा ना कि जिसमें कहीं से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे या वहां से चले जाएंगे, तो किसी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। हमने वही दो सिनेरियो उठाए हैं। लेट्स सपोज कि ये पहला सिनेरियो एक्सपेरिमेंट में वन में क्या था, दो लोग प्लास्टिक रॉड है और कैटफर से मैंने क्या किया, रब किया और हैंग किया, दोनों पे क्या, लेट्स सपोज नेगेटिव चार्ज है। और मैंने एक्सपेक्ट क्या किया है कि इन दोनों से जो इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक रॉड है वो कैट फर से प्लास्टिक रॉड में ट्रांसफर हो गया, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए मैंने नेगेटिव चार्ज लिख लिया दोनों पे और दोनों रिपेल कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में ग्लास रॉड को लिया है और ग्लास रॉड पे क्या ऐसा, लेट सपोज मैंने कर लिया कि वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्लास रॉड से किधर ट्रांसफर हुए हैं, क्लॉथ में, तो फिर उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पहले जो सिनेरियो है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में नेगेटिव चार्ज, वो दोनों हैंग किया प्लास्टिक रॉड को और ग्लास रॉड को, दोनों अट्रैक्ट कर रहे थे। तो यहाँ से मैंने क्या सीखा है, यही चीज लिखिए, वी विल ऑब्जर्व दैट बोथ रॉड्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये नोट्स बना दिए आपने, इसको लिखना सही तरीके से, क्योंकि बच्चों को ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बड़ी मुश्किल होती है नोट्स बनाने में, थ्योरी बहुत लिखी होती है, तो इस वजह से मैंने आपके लिए इजी नोट्स बना दिए हैं। इट मीन्स बोथ रॉड possess अनलाइक चार्जेस। यस, ठीक है, ये और है, ये और है, अट्रैक्शन तो तब होगी। These are positive and negative charges. Yes, negative charge is transferred from one body to other. आप ये नहीं कह सकते कि प्रोटॉन कहीं से चला गया है एक बॉडी से दूसरी, वो तो न्यूक्लियस में टाइटली बाउंड होता है। माइंड इट, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही है और वो क्योंकि शेल में होता है, ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है न्यूक्लियस के बाहर, वो ट्रांसफर हो सकता है इधर उधर। और हम हमेशा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए याद रखते हैं कि जैसे एक हैवी बॉय होता है तो वो कहीं भाग नहीं सकता, लेकिन लाइटर बॉय जो होता है वो भाग सकता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन का मास है वो 1840 टाइम्स ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन से, तो वो तो बड़ा हैवी बॉय है, पॉजिटिव चार्ज, तो वो कहीं जा नहीं सकता, भारी है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जरा स्मार्ट है तो वो इधर उधर मूव कर जाता है। तो ये बात आपके लिए जरूरी है याद रखना, ताकि आपको समझ आ जाए इन चीजों की, कभी भूलें नहीं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद आपने क्या सीखा है? इससे हमने ये सीखा है कि कंक्लूजन लिखेंगे इसमें, हमने ये देखा कि ये जो चार्ज है ये भी एक मटेरियल बॉडी है। मटेरियल बॉडी जब भी बात आप सुनते हैं तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि इस का कोई मास है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास होता है, यस, तो इसलिए मटेरियल बॉडी है। इट हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। तो मैटर की ये डेफिनेशन होती थी। तो मटेरियल बॉडी है, तो फिर क्या करती है मटेरियल बॉडी? आपने ये सीखा है मटेरियल बॉडी या तो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है। तो इसका मतलब हम चार्ज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं फिर? फ्रॉम अबव एक्सपेरिमेंट वी कंक्लूडेड दैट चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल body due to which it can attract or repels the other body. Yes, ये तो हमने एक्सपेरिमेंट से सीख लिया। तो फिर आप इसकी जगह प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस भी लिख सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये है, या ये चार्ज किसी को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। सेकंड, आपने इस एक्सपेरिमेंट में सीखा है कि चार्ज कैसे पैदा हुआ है। आप फौरन कहेंगे सर बाय रबिंग, बाय फ्रिक्शन। तो यस, द फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस। एक तरह का चार्ज नहीं, टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस। आपको मैंने
ये दो इवेंट सिखाए हैं कि प्लास्टिक रॉड को रब करना है किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ, और ग्लास रॉड को किससे करना है, कैट फर के साथ। तो यहाँ से फिर आपने ये सीखा लाइक चार्जेस क्या है, वो दोनों जब हैंग किया आपने वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो अपोजिट चार्जेस थे वो क्या कर रहे थे, रिपेल कर अट्रैक्ट कर रहे थे ईच अदर। नेक्स्ट, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये आपको याद रहनी चाहिए, ये एमसीक्यू के हवाले से ये चीजें रिपेल या अट्रैक्ट लिखने के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइक चार्जेस कब पैदा हुए, जब दो प्लास्टिक रॉड को क्या किया था हमने, कैट फर के साथ रब किया था। शायद आई थिंक मैंने पहले रिवर्स बोल दिया। और अनलाइक चार्जेस कब बने थे, एक को रॉड जो प्लास्टिक रॉड कैट फर के साथ रब किया था वो लिया था, और दूसरा ग्लास रॉड जो सिल्क क्लॉथ के साथ हमने रब किया था वो लिया था। तो रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ ट्रैवल। ये चीज मुझे कंफ्यूज कर रही है, मैंने क्यों लिखा है कि रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज, बल्कि मैंने नहीं लिखा, बुक में लिखा हुआ है कि रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज। यहाँ पे आके बच्चे को रुक जाना चाहिए कि ये हमें क्यों फोर्स कर रहा है कि ये श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज है, ये यकीनी क्यों है, ये एक्सपेरिमेंट हार्ड एंड फास्ट रूल क्यों है कि रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज, तो अट्रैक्शन क्यों नहीं हो सकती। मतलब एक आम स्टूडेंट को समझाने के लिए क्या चीज है कि रिपल्शन अगर हो रही है तो वो चार्जेस है, अट्रैक्शन हो रही है तो मैं नहीं कह सकता। ये क्या बात हुई भाई, अट्रैक्शन भी तो इधर प्रूव किया है कि हो सकती है और रिपल्शन भी, लेकिन रिपल्शन ही क्यों कंफर्म करती है कि ये चार्जेस हैं। अगर दो चीजें रिपेल कर रही हैं तो कंफर्म में ये चार्जेस हैं, अगर अटैक कर रही हैं तो फिर कंफ्यूज क्यों है, डिसीजन क्यों नहीं कर पाते कि ये चार्ज है या नहीं है। तो बच्चे इसको जरा सोचिएगा, और मैंने इसका लिख दिया है क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है ये, क्या रिपेल विच इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज। आप तो कहेंगे सर रिपल्शन, यस यू आर राइट। आगे मैंने क्वेश्चन आधा लिखा है, व्हाई, व्हाई, इसको मैं स्टार्ट में भी लिख सकता हूँ, व्हाई रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज, देन फिर क्या करोगे। अब इसी चीज को मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, सोचा करें कि अट्रैक्शन क्यों नहीं हो सकती अगर रिपल्शन कंफर्म है तो आइए इसको देखते हैं। आपने 9th में चैप्टर नंबर 5 में ग्रेविटेशन पढ़ी है ना। तो ग्रेविटेशन क्या होती है बच्चे, याद रखिएगा, ग्रेविटेशन हर दो मटेरियल की बॉडी के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग दुनिया में, यूनिवर्स में हर दो मटेरियल बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटी अट्रैक्टिव फोर्स होती है। इसलिए आप तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, इसलिए थोड़ा मैं कुछ और बोलता हूँ ताकि आपको समझ ही आ जाए कि ग्रेविटी भी तो एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो आप लिख सकेंगे, क्या लिखेंगे, विच इज शॉर्टेस्ट ऑफ चार्ज, आप लिखेंगे रिपल्शन, रिपेलियन इज द शॉर्टेस्ट ऑफ चार्ज। मान लिया, आगे आपने सारा लिख देना है, रिपल्शन इज द शॉर्टेस्ट ऑफ चार्ज, शॉर्टेस्ट ऑफ चार्ज। और इसको ये याद रखना है, एमसीक्यू में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। नेक्स्ट, अगर ये लिखा हुआ है वाई तो देन आप क्या कहेंगे, देन हम कहेंगे फिर कॉमा बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, any two material body, ये भी तो मटेरियल बॉडी थी, आप ये चेक करें यहाँ से, ये मटेरियल बॉडी मतलब मैस है। तो यूनिवर्स में न्यूटन का लॉ क्या है, एनी टू मटेरियल बॉडी में अट्रैक्ट, में अट्रैक्ट, में अट्रैक्ट। सो रिपल्शन इज, बस इतना ही काफी है, क्योंकि न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग एनी टू मटेरियल बॉडी क्या कर सकती हैं, अट्रैक्ट कर सकती हैं।
तो इसीलिए ये श्योर टेस्ट क्या हुआ फिर? रिपल्शन। तो रिपल्शन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज। व्हाई? उसका आंसर बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है। अल्लाह आपको कामयाबी दे। अल्लाह हाफ़िज़।